हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में भाग 1 अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो आइए सर्वप्रथम अनुच्छेद 1 पर चर्चा करते हैं, तत्पश्चात लिखने का कार्य किया जाएगा। तो मेरे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और इस संघ में जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं उनका विलय अंतिम है। तो आइए पहले इस लेटर को लिख लेते हैं, तत्पश्चात दोबारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथियों, पहले लेटर लिखिएगा अनुच्छेद 1 हेडिंग बना लीजिएगा और इसमें क्या प्रावधान किया गया है यह लिखने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। संघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनियन। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। और इस संघ में जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, उनका विलय अंतिम होगा, अंतिम होगा। मेरे साथियों, यह अनुच्छेद 1 का लेटर है। लेटर क्या है आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहता है भारत अर्थात इंडिया। मेरे साथियों, पहले इतने लेटर को समझिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो मेरे साथियों, भारत अर्थात इंडिया कहने का मतलब यह है कि भारत का केवल 2 नाम है, एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। यानी संविधान की दृष्टि से भारत का कितना नाम है? 2 नाम है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। जैसे हम कहते हैं ना, भारत को भारत भी कहते हैं, भारत को इंडिया भी कहते हैं, भारत को आर्यव्रत भी कहते हैं, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। लेकिन मेरे साथियों, जो आर्यव्रत कहते हैं, जो इंडिया कहते हैं, जो इंडस नदी से जो आपका निकलता है, कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो कई सारे जो नाम है मेरे साथियों, यह भारतीय संविधान की दृष्टि से सही नहीं है। यह संवैधानिक दृष्टि से वह नाम आपके आधिकारिक तौर पे सही नहीं माना जाता है। आधिकारिक तौर पे भारत का केवल 2 ही नाम है, एक का नाम है भारत और दूसरे का नाम है इंडिया। तो मेरे साथियों, भारत अर्थात इंडिया में जो है इंडिया या राज्यों का क्या है? संघ है। यानी जो हमारा भारत है यह अकेले नहीं है, यह कई राज्यों को मिलकर बना है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? राज्यों का संघ है। तो राज्यों का कितना संघ है? तो मेरे साथियों, भारत 28 राज्यों का संघ है और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का संघ है। तो कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इस संघ में जो भी राज्य शामिल होगा, इस संघ में जो भी केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, उनका विलय क्या होगा? अंतिम होंगे। मतलब जो हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि वह भारत से निकलना भी चाहते हैं तो वह निकल नहीं सकते हैं। यानी आप इसमें कहने का इस अनुच्छेद का मतलब है कि आप आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र यदि भारत में आ गया तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। यदि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
यदि हमसे भारत से अलग होके और अलग देश बनाना चाहते हैं, एक अलग अपना एक सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार तो भारत के अंदर में बना सकते हैं, लेकिन अलग देश होके बनाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत में जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अनुच्छेद 1 के तहत उनका विलय किया गया है, और विलय तो कर लिया गया है, लेकिन उनका निकलना अब मुश्किल है। ठीक है, यह अनुच्छेद 1 का लेटर है। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 2 की तरफ, और अनुच्छेद 2 से आपका भर भर के प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है क्या, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि संसद किसी विदेशी राज्य के भूमि को, ठीक है ना, अपने भारत में शामिल कर सकती है। क्या कहता है, किसी विदेशी राज्य के भूमि को अपने भारत में शामिल कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, लिखिएगा, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, भारत में शामिल कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में कहता है, तो मेरे साथियों अनुच्छेद 2 में कहता है कि कोई भी विदेशी यदि क्षेत्र, मान लीजिए नेपाल का कोई भाग हो और नेपाल हमें देना चाहता है, और कहता है कि क्या यह भूमि को आप खरीदना चाहते हैं या आप ऐसे लेना चाहते हैं, तो भारत एकदम खुश हो जाएगा, कहेगा कि भाई दे दो। और हम किस अनुच्छेद के तहत वह भूमि को लेंगे, तो अनुच्छेद 2 के तहत लेंगे। तो यह शब्द आप ध्यान में रखिएगा, विदेशी क्षेत्र, क्या रखेंगे ध्यान में, विदेशी क्षेत्र। और कौन शामिल करता है, तो संसद शामिल करता है, ध्यान में रखिएगा। और कहाँ पे शामिल करेगा, तो भारत में शामिल कर सकता है। ठीक है, कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। और कौन करता है, संसद करता है। तो मेरे साथियों यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या विदेशी क्षेत्र को जब हम शामिल कर रहे हैं तो क्या हम अपनी भूमि किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं। और यह सवाल तब उठा जब एक मामला आया, और मामला था वेरुबाड़ी मामला 1960 का। तो एक केस लिख लीजिएगा, बार बार अनुच्छेद 2 से पूछ लेता है, लिख लीजिएगा, वेरुबाड़ी मामला 1960। यह मामला कब का है, 1960 का है। और इसे सर्किल में कर लीजिएगा, किसमें कर लेंगे, सर्किल में। मेरे साथियों इसमें हुआ क्या, मेरे साथियों ये पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है वेरुबाड़ी। ठीक है, और वेरुबाड़ी हमें देना था पाकिस्तान को। अब कहेंगे कि सर पाकिस्तान तो अब पश्चिम में है, तो मेरे साथियों हम बात कब के कर रहे हैं, 1960 का। और 1960 में जो बांग्लादेश था वो बांग्लादेश नहीं था, वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में बांग्लादेश बना है। ठीक है, तो हमें जो हमारी भूमि था वेरुबाड़ी, यह देना था पाकिस्तान को। तो अब यह कहा गया कि हम तो अनुच्छेद में लिखे हैं कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, हम तो कहीं यह लिखे ही नहीं हैं कि हम भी अपनी भूमि किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं। तब कैसे होगा, तो यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी भी भूमि किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, लिखिएगा। यह केस याद रखिएगा, यह कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, और कई अन्य एग्जामों में भी मेरे साथियों इससे प्रश्न बना है। ठीक है, तो आइए लेटर लिख लेते हैं। इस मामले में लिखिएगा, इस मामले में या केस में यह निर्णय लिया गया कि संसद संविधान में
संविधान में संशोधन करके, क्या करके, संशोधन, संविधान में संशोधन करके भारतीय भूमि या क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी, किसको, विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य को दे सकती है, दे सकती है, दे सकती है। ठीक है। तो मेरे साथियों, इस मामले में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यह लिया गया कि संसद चाहे तो, यह ध्यान रखिएगा, संसद, ठीक है ना, संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके भारतीय क्षेत्र या भूमि को किसी विदेशी राज्य को दे सकती है। राज्य का मतलब यह मत सोचिएगा कि सर जी राज्य क्यों लिख रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान की दृष्टि से भारत एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, चीन एक राज्य है। मैं राज्य, देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है पढ़ा चुका हूं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों। तो भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दे सकती है, और यह मामला कब आया था? वेरूबाड़ी मामला 1960 के तहत आया था। मेरे साथियों, इसी अनुच्छेद के तहत 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम का विलय करके भारत में शामिल कर लिया गया, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। पहले सिक्किम हमारे में शामिल नहीं था, वह एक अलग प्रांत हुआ करता था, एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन इसे कब अपने भारत में मिलाएं? 1974 में। और कब भारत का राज्य बनाएं? तो 1975 में। आइए लिख लेते हैं, यह दोनों संशोधन जो है याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, इसी में लिखिएगा, पॉइंट चेंज करके लिख लीजिएगा, लिखिएगा 35वां, सॉरी ऐसे लिखिएगा, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, 1974 के तहत सिक्किम को, किसको? सिक्किम को, सिक्किम को भारत में विलय किया गया, सिक्किम को भारत में विलय किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत, किसके तहत? 1975 के तहत, 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। तो मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, इस दोनों पॉइंट से क्या क्या प्रश्न बन सकता है देख लेते हैं। मेरे साथियों, पहला तो पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को विलय किया गया, यह ध्यान रखिएगा। पूछेगा क्या प्रश्न? पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को विलय किया गया भारत में, तो क्या बताएंगे? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत आपका सिक्किम को भारत में विलय किया गया। और पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, तब क्या बताएंगे? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को, किसको? सिक्किम को भारत का चौथा राज्य बनाया गया, भारत का 22वां राज्य बनाया गया।
यह राज्य तो नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछेगा कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बनाया गया, तो 36वां। और यह पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में विलय किया गया, तो 35वां। मेरे साथियों, अनुच्छेद 2 में एक और संशोधन हुआ था 2015 में, जब मोदी जी आए थे तब। वह संविधान संशोधन था 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ आपके जो तटें हैं, जो उनकी सीमा रेखा है, वह आपकी कटी छटी थी, उनको सीधा किया गया है। और जब सीधा किया गया तो इसके लिए भी हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। और जब संविधान में संशोधन किए मेरे साथियों, तो 111 गलियारे भारत ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने हमें 51 गलियारा दिया। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा और यहाँ पे आपका क्या है, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो जब देखेंगे तो यह वाला कई सारे एरिया ऐसे ऐसे कटे छटे हैं। अब कटे छटे होने के कारण मान लीजिए कोई सेना यहाँ पे लगे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो घूम फिर के आना पड़ेगा ऐसे ऐसे। अब ऐसे सेना को यदि हम लगाने लगें तो मुश्किल होने लगेगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब इसको सीधा कर देंगे। तो यह वाला मान लीजिए क्षेत्र आपका बांग्लादेश का है और यह वाला क्षेत्र किसका है, हमारा है। मान लीजिए यह हमारा क्षेत्र है और यह बांग्लादेश का है, तो हम बांग्लादेश को यह दे देंगे और बांग्लादेश से हम यह ले लेंगे, ठीक है। तो कई सारे क्षेत्र जो बांग्लादेश का था, बांग्लादेश हमको दिया, और कई सारे क्षेत्र जो हमारा था हम बांग्लादेश को दिए। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 100वां। तो आपसे बस पूछा यही जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा समझौता हुआ था हाल ही में, तो वह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा 100वां संविधान संशोधन। लेकिन लिख लेते हैं पूरा, ठीक है, आपको सुपर टेट में काम करेगा। या आप सीटेट में, यदि सीटेट देते हैं और 6 से 8 देंगे तो वहाँ पे संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसे लिखिएगा 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत, 2015 के तहत भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता हुआ, जिसमें भारत 111 गलियारा और बांग्लादेश 51 गलियारा, कितने गलियारा, 51 गलियारा आदान प्रदान किए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि आपका इसमें ध्यान पूरा लाइन नहीं रखना है, आपको यह बस ध्यान रखना है कि 100वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या किया गया। तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें यह याद रख लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता किया गया था, बस यही याद को रखना है आपको। यह सब याद मत रखिएगा जिसमें भारत में 111 गलियारा दिया और बांग्लादेश ने 51 गलियारा भारत को दिया, ऐसे कुछ भी याद नहीं रखने का है आपको। क्या याद रखने का है कि 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता हुआ था। तो मेरे साथियों, यह अनुच्छेद 2 का लेटर था। अब चलते हैं 3 की तरफ, लिख लीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा एक प्यारा सा अपने कॉपी में, अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 को इसमें कुछ अभी लिखे नहीं हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जबकि आपके पेपर की दृष्टि से यह भी आपका VVI है, इम्पोर्टेंट कर सकते हैं इसको भी, ठीक है मेरे साथियों। अनुच्छेद 3 में है क्या, तो अनुच्छेद 3 का लेटर बहुत ज़बरदस्त है, आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है, मम्मी कसम। है क्या, तो देख लीजिए मेरे साथियों, इसमें कहता है कि संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। एक तो यह लेटर कहता है, दूसरा कहता है मेरे साथियों कि संसद किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर
या किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों को काटकर या किसी एक ही राज्य को काटकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। इसमें लेटर क्या कहता है कि संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। मान लीजिए जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का नाम यदि रखना चाहती है भारत की सरकार, मोदी बाबा की सरकार, और मोदी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम आज से योगी जी रहेगा, तो क्या करेंगे? इसके लिए एक प्रस्ताव ले आएंगे। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होगा। पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल जाएगा। या किसी भी जो 28 राज्य है मेरे साथियों, उसका नाम बदलने का जो अधिकार है वो किसका है? संसद को है। कुछ भी रख सकते हैं। यह तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है मेरे साथियों कि संसद ही चाहे तो किन्हीं एक राज्य को काटकर या किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों को काटकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, कैसे करेगी? तो दो राज्यों को काट कर सकती है, या एक ही राज्य को काट के कर सकती है, या कुछ कई राज्यों के सीमाओं को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसका उदाहरण भी बता दूंगा आपको। तो मेरे साथियों, जब काटे छाटेगी किसी राज्य को तो उसका सीमा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? सीमा में परिवर्तन भी होगा। तो कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है? तो किसमें है? अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। तो आइए पहले इसके लेटर को लिख लेते हैं, और इस लेटर में जो भी लेटर लिखेंगे उसका उदाहरण भी आपको बता दूंगा कि इसका उदाहरण यह है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा इसका ये है क्या। हाँ, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा। इसमें है क्या? पहला पॉइंट मत लिखिएगा, क्योंकि लेटर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो पॉइंट में लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखिएगा संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे मान लीजिए, जैसे में उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम इससे पहले यानी 23 जनवरी 1950 को क्या था? संयुक्त प्रांत। लेकिन क्या कि 24 जनवरी को इसका नाम बदलकर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। यानी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। तो इसका नाम बदला गया होगा मेरे साथियों। आज उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं और उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो इसका नाम बदला गया होगा। तो बदलने का शक्ति या अधिकार किसके पास रहा होगा? तो संसद के पास रहा होगा। किसके पास रहा होगा? संसद के पास रहा होगा। तो आज जो भारत सरकार के स्तर पे सरकार है, किसकी है? बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। यदि मान लीजिए योगी जी मोदी जी से कहें कि देखिए उत्तर प्रदेश का नाम बहुत पुराना हो गया, इसका नाम अब बदल दीजिए, अब कुछ और रखा जाएगा, तो भारत सरकार क्या कर सकती है? उत्तर प्रदेश का नाम बदल सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा। इसमें दूसरा लेटर पे लिखिएगा संसद किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों को काटकर या मिलाकर या एक ही राज्य को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती
है। तो मेरे साथियों इसमें है क्या, तो इसमें यह है कि संसद, यह पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछेगा यही। संसद यदि चाहती है तो किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों को काटकर या उन्हें मिलाकर एक ही राज्य को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि यह है आपका एमपी और यह है आपका यूपी और यह है मान लीजिए आपका बिहार। क्या है? बिहार है, ठीक है, सटे हुए हैं। अब क्या करेगी सरकार कि इतना बिहार से लेगी, इतना यूपी से लेगी, इतना एमपी से लेगी और जो यह वाला क्षेत्र बीच का होगा एक नया राज्य का निर्माण बना कर देगी और इसका होगा नाम राजेंद्र सर। ठीक होगा, क्या होगा? राजेंद्र सर। तो मैं लिखा हूँ दो या दो से अधिक राज्यों को काटकर। अब सोचिए काटा जा रहा है कि नहीं है, या मिलाकर, मिलाया जा रहा है कि नहीं मिलाया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। तो मिलाकर क्या किया जा सकता है? एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरा मेरे साथियों यदि बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो हम कहाँ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले वर्तमान में हैं। अब सोचिए कि बार बार आपका पूर्वांचल की मांग होता है। किसका मांग होता है? पूर्वांचल का। क्यों मांग होता है? क्योंकि पूर्वांचल का थोड़ा सा विकास कम होता है, कम हुआ है, सरकार भी कम ध्यान देती है, ध्यान देती है भी लेकिन उतना ध्यान नहीं देती है। पूर्वांचल मेरे साथियों मांग इसलिए होता है कि इसका भी डेवलप हो जाए, इसका भी विकास हो जाए। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिला है और 75 जिला एक मुख्यमंत्री देखे और कहीं पे गोवा में दो जिला को देखे एक मुख्यमंत्री। सोचिए गोवा में 2 जिला है और एक मुख्यमंत्री देख रहा है और यूपी में 75 जिला है और एक मुख्यमंत्री देख रहा है, बात तो गड़बड़ है। इसीलिए बार बार हम यदि हमें कहूँ मेरे साथियों बार बार मांग होती है कि आपका यूपी को यह वाला जो पूर्वी भाग है इसका काट कर एक पूर्वांचल अलग सा राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद चाहेगी तो बना सकती है और संसद चाहेगी तो नहीं बना सकती है। ठीक है, तो आइए इसको मिटा देते हैं और इसका उदाहरण अब देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या बना है। जैसे उत्तर प्रदेश को भी काटकर सन 2000 में मेरे साथियों उत्तराखंड का निर्माण किया गया है। तो आइए जो आपका सेकेंड पॉइंट है इसका उदाहरण लिख लीजिएगा क्योंकि उदाहरण आपके माइंड में रहेगा। जैसे 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर सन 2000 को, कब किया गया था? सन 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया। मध्य प्रदेश से काटकर किसको बनाया गया? छत्तीसगढ़ को बनाया गया। नेक्स्ट लिखिएगा 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से काटकर उत्तरांचल को बनाया गया। किसको बनाया गया? उत्तरांचल। जो आप उत्तराखंड कहते हैं पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जब बना था तो उत्तरांचल था, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। इसी सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को, कब? 15 नवंबर सन 2000 को आपका बिहार से काटकर क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया। झारखंड बनाया गया। मेरे साथियों 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम रखा गया क्या? लद्दाख। ठीक है ना मेरे साथियों। 26 जनवरी 2020 को, कब? 26 जनवरी 2020 को आपका दमन दीव, क्या? दमन दीव और प्लस दादरा नागर हवेली, क्या? दादरा नागर हवेली को जोड़कर क्या किया गया? जोड़कर एक बना दिया गया। जोड़कर क्या किया गया? एक बना दिया गया। क्या? दमन दीव। तो कभी जोड़ा भी जा सकता है, कभी तोड़ा भी जा सकता है। यह सभी जोड़ने और तोड़ने की घटना किस में हो रही है? अनुच्छेद 3 में हो रहा है। अब मेरे साथियों जब जोड़ा जाएगा, जब तोड़ा जाएगा तो क्या बताइए कि जो सीमा है, राज्य की सीमा है या जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार या जो परिवर्तन हो रहा है या कौन कर रहा है? तो संसद कर रही है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा संसद
संसद किसी राज्य के सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो मेरे साथियों, जो अनुच्छेद 3 का लेटर था पूर्णतः एकदम अच्छे ढंग से पढ़ लिए। अब चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। अनुच्छेद 04, ठीक है। इसमें क्या है मेरे साथियों, अनुच्छेद जो 4 है इसको याद मत करिएगा, बस समझ लीजिए, आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कहता क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कार्य करती है तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है तथा अन्य जो संविधान के प्रावधान है उसमें भी संशोधन होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संशोधन नहीं समझा जाएगा। पहले लिख लेते हैं लेटर, तो दोबारा इसको समझा दे रहा हूं। पहले लेटर लिख लीजिएगा, लिखिएगा। जब संसद अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत कार्य करती है तो पहली अनुसूची और पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में मेरे साथियों मैं पढ़ा चुका हूं कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के सीमाओं और नामों का वर्णन किया गया है। अब सोचिए कि आप अनुच्छेद 3 पढ़िए और पहली अनुसूची को जब पढ़ेंगे तो दोनों में संबंध स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो पहली अनुसूची और किसमें, चौथी अनुसूची, इसको भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चौथी अनुसूची, इसमें क्या है चौथी अनुसूची में, तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची तथा अन्य प्रावधानों में संशोधन होता है। अन्य प्रावधानों में संशोधन होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, ठीक है। मेरे साथियों आइए एक बार समझ लीजिए, क्योंकि 4 का जो लेटर है ना, बड़े अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये आखिर कह क्या रहा है। तो आइए देख लेते हैं, बहुत इजी है, एकदम साधारण है। आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा, एकदम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। जब देखिए इसमें है क्या, कहता है कि संसद जब अनुच्छेद 2 यानी इसकी बात कर रहा है और अनुच्छेद 3 यानी इसकी बात कर रहा है के तहत क्या करती है, कार्य करती है। देख लीजिए दोनों अनुच्छेद में कार्य कर रही है संसद। तो पहली अनुसूची किसमें, पहली अनुसूची और किसमें, चौथी अनुसूची में तथा अन्य प्रावधानों में क्या होता है, संशोधन होता है। क्या होता है, संशोधन होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब सोच लीजिए, यही बात थोड़ा सा खटक जाता है इंसानों को या हमको। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि संविधान में तो संशोधन होगा, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा, इसका क्या मतलब है। तो मेरे साथियों इसका भी मतलब है, जैसे मान लीजिए यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपके हाथ में आईफोन है और आपके साथ एक महिला मित्र है, और मान लीजिए 2 लोग आ गए और वह आपसे थोड़े से दुबले पुतले हैं और आप थोड़े से हेल्दी हैं, एकदम जिम उम करके एकदम टाइट हैं, और आप आ गए, वह कहें कि जितने भी मोबाइल रखे हो और सब दे दो, पैसा दे दो और यहाँ से भाग जाओ, लड़की को मेरे हवाले कर दो, ऐसे बोल रहे हैं।
और आपको मन में आ रहा है कि इन लोगों तो मैं संभाल ही लूँगा और संभाल भी लेंगे। अब क्या करेंगे आप? मान लीजिए वो बंदूक आपको ऐसे कर दिए, उनको हाथ में मारेंगे धाए देने, और आप बंदूक क्या हो गया, छूट के गिर गया ज़मीन पे। बंदूक उठा के ऐसे पकड़ लिए, अगला वाला जो उसके साथ था वह भी बंदूक निकाल लिया। अब आप ऐसे बंदूक, वह भी एक आपके भी पास है, उनके भी पास हो गया। अब सोच लीजिए कि आप आओ ना देखे ताव, और आपके महिला मित्र को कोई बोल दिया ना आओ देखे ना ताव, दोनों को ठाए 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 मार दिए। अब देखिए क्या होगा मेरे साथियों। जब आप किसी को मारते हैं तो क्या होगा, यह मर्डर होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे कि सर जी हाँ, ये तो मर्डर हो गई, होइबे करेगा। तो होगा। लेकिन मेरे साथियों, जो आप मर्डर किए हैं, हत्या किए हैं, इसको हत्या नहीं माना जाता है कानून की दृष्टि से। जब आप पहले तो पकड़ के जाएंगे, थाना जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, और न्यायालय के पास जैसे ही जाएंगे आपके वकील साहब कहेंगे कि आप ये बोल दीजिएगा, तो आप जाएंगे और वकील साहब से जब कहेंगे, जज साहब कहेंगे मान लीजिए कि तुम उसको क्यों मारे हो दो लोगों को, तो आप कहेंगे कि सर देखिए, मैं इस रास्ते से जा रहा था और यह दोनों लोग मेरे पे हमला किए। पहले हमला करने के बाद मुझे मुझे मारे पीटे। जब मुझे मारे पीटे तो उनका बंदूक ज़मीन पे गिर गया, और जब ज़मीन पे गिरा तो उनका बंदूक मेरे हाथ आ गया। जब हाथ में आया तो मैं हाथ में लिया, और पता नहीं उसका ट्रिगर कहाँ से है मुझे नहीं पता है, और हाथ से 2 बार दब गया, और बाय द वे वो दोनों गोली उन्हीं को लग गया और वह मर गए। मैं मर्डरर, मैं दोषी नहीं हूँ। तो जज साहब कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, वो तुमको मारे पीटे थे और तुम बचाव में किए हो? क्या किए हो? बचाव में मारे हो। ठीक है, तुमको थोड़ा सा कम सज़ा मिलेगा, तुम हत्यारे नहीं हो। क्या हो? तुम हत्यारे नहीं हो। तो आप मर्डर करके भी, मार के भी किसी को हत्यारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप कह देंगे कि मैं अपनी सुरक्षा में किसी और को मारा था। जैसे हमारे सैनिक हैं, यदि हमारे जो आर्मी के जवान हैं और सीमा पे किसी को मार दिए, पाकिस्तानी को 10 को मार दिए, कोई सरकार आएगा? कोई सरकार बोलेगा कि तुम 10 लोगों की हत्या करके आए हो? नहीं बोलेगा ना। उसी प्रकार ये भी है। संविधान में संशोधन तो होता है, लेकिन उसे समझा नहीं जाता है। ठीक है। जैसे एक और उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, और पहली बार 4 व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं मान लीजिए, और आपको पता नहीं है कि ब्रेक कहाँ पे लगता है, कैसे होता है। बस आप क्या किए, स्टार्ट किए, और उसका जो हैंडल होता है उसका घुमाने लगे। घुमाते घुमाते गए, आप देखें कि एक तरफ बारात जा रहा है और एक तरफ देखें कि 2 लोग जा रहे हैं। तो अब सोचिए, बारात की तरफ ले जाएंगे कि 2 लोगों की तरफ ले जाएंगे? किसको मारेंगे, किसका हैप्पी बर्थडे करेंगे? 2 लोगों का करेंगे। और जब 2 लोगों का करके अब जब न्यायालय में जाएंगे, आप दोषी होंगे, तो कहेंगे कि सर देखिए, हमारी कार की ब्रेक फेल हो गई थी, और हमारे ब्रेक नहीं लग रहा था, और एक तरफ बारात था और एक तरफ 2 लोग जा रहे थे। यदि हम बारात की तरफ ले जाते तो बाराती पूरी साफ हो जाती, वो बाराती नहीं जा पाती बारात करने। लेकिन यह 2 लोगों को मार लिए तो कई लोगों का जान बचा लिए। तो कहेगी अच्छा ऐसा किए थे, तुम्हारा ब्रेक फेल हो गया था, चलो कोई बात नहीं, तुम बचाव के लिए किए हो, ऐसे हो जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा आपको सज़ा मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अपने बचाव को, या आप कह सकते हैं कि आत्मरक्षा करने के लिए आप कई सारे बहाना, कई सारे उपाय किया जाता है। उसमें भी यह है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद कार्य करती है मेरे साथियों, तो संविधान में संशोधन तो होता है, लेकिन उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। यह किसका लेटर है? अनुच्छेद 4 का है मेरे साथियों। अब चलते हैं आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को जानने, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं मेरे साथियों। जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो भारत राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया था, आइए एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक छोटा सा पहले हेडिंग बना लीजिएगा मेरे साथियों। आज़ादी के समय, आज़ादी के समय भारत की राज्य निर्माण, भारत की राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया
ये क्या है? हेडिंग। मेरे साथियों, आप जानते होंगे कि 1947 में जो ब्रिटिश भारत था वह दो भागों में बट गया। एक देश बना भारत और दूसरा देश बना पाकिस्तान। तो उस समय की स्थिति क्या थी, आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मेरे साथियों, ब्रिटिश भारत में मेरे साथियों 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कई सारी कमिश्नरियाँ थीं और मेरे साथियों कहा जाता है कि 552 देसी रियासतें थीं। कितनी देसी रियासतें थीं? 552 देसी रियासतें थीं। मेरे साथियों, जो आपका 552 देसी रियासतें थीं, इन्हें 3 अधिकार दिया गया था। कितने अधिकार? 3 अधिकार। पहला, भारत में शामिल होने का। कहाँ पे शामिल होने का? भारत में शामिल होने का एक तो यह अधिकार दिया गया था। दूसरा, पाक में शामिल होने का, यानी पाकिस्तान में शामिल होने का। और तीसरा अधिकार दिया गया था मेरे साथियों, स्वतंत्र रहने का। कहाँ रहने का? स्वतंत्र रहने का। यदि आप भारत और पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और इसका भी विभाजन हुआ। इसका भी 2 भागों में हुआ। एक हुआ आपके भारत में और दूसरा हुआ आपके पाकिस्तान में। ठीक है मेरे साथियों, जो 552 देसी रियासतें थीं, इन्हें मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीवी मेनन और आपके लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। तो 3 लोग, एक समिति बनाया गया 3 लोगों का, और यही लोग घूम घूम के गए प्रत्येक देसी रियासतों के पास गए और कहें, देखो भाई, भारत में मिल जाओ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे कि कूटे जाओगे। और सभी देसी रियासतों को धमका कर, फुसला कर, प्यार से लॉलीपॉप देकर भारत में मिला लिए। कुछ ऐसे देसी रियासतें थीं जो पाकिस्तान में मिल गईं, कुछ ऐसी देसी रियासतें थीं जो अधिकांश मेरे साथियों भारत में मिल गईं। ठीक है, लेकिन इनमें से 3 जो थे बहुत चुल्ली थे। चुल्ली जो लड़के नहीं होते हैं बचपन में, चुल्ली जो गाली दे के भाग जाते हैं, या जो कुछ चुटकी लेके भाग जाते हैं, या कुछ वैसे करके भाग जाते हैं, वो ऐसी चुल्ली थे 3। एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका था जूनागढ़, और तीसरा हैदराबाद। यह कहे ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन बाद में यह भी मिला लिए गए, इनको भी मारा पीटा गया। ठीक है ना। पहले मम्मी क्या करती हैं? पहले मम्मी आपको दुलार से खाना कहेंगे कि बाबू सोना बेटा खा लो। तो उस समय कौन कर रहा था सोना बेटा? वह सोना बेटा कहने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन कर रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन कर रहे थे। कहने बेटा मान जाओ, आ जाओ, मिल लो, क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन बाद में इनको भी मिला लिया गया। ठीक है, तो मिलाने का कार्य मेरे साथियों सबसे बड़ा अहम योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो इनका मूर्ति इसलिए बनाया गया है। ठीक है ना। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ है? गुजरात में। तो मेरे साथियों कुछ काम किए हैं, बहुत बड़े वकील थे। तो कौन कौन थे सबसे चुल्ली, सबसे शरारती? तो एक तो थे आपके जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा कौन सा? हैदराबाद देसी रियासत थी। मेरे साथियों, जो जम्मू कश्मीर था इसे विलय पत्र के माध्यम से मिला लिया गया। विलय पत्र के माध्यम से मिला लिया गया। जो जूनागढ़ था मेरे साथियों, इसे आपका जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। क्या किया गया? जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला लिया गया। किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिला लिया गया। ठीक है, तो मेरे साथियों भारत ने क्या किया कि इनको मिलाकर और देसी रियासतों को मिलाकर राज्यों का निर्माण किया। कैसे किया? राज्यों का निर्माण किया। और कैसे किया? तो क, ख, ग और घ, यह टेम्पोररी था। यह जो राज्य का निर्माण किया गया अफरा तफरी में किया गया। ठीक है ना। तुरंत हम बना दिए कुछ, यह भारत में जो 11 ब्रिटिश प्रांत में कुछ राज्य मिले उसको लेकर और इन देसी रियासतों को मिलाकर हम 4 प्रकार के राज्य बना दिए, क, ख, ग और घ। बाद में मेरे साथियों राज्य गठन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से यह भी समझ लेते हैं, ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, बस आपके पेपर की दृष्टि से जो आपके समझने लायक है मैं बस वही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग छोटा सा बना लीजिएगा, राज्य
गठन के लिए, राज्य गठन के लिए समितियां, राज्य गठन के लिए समितियां। मेरे साथियों, सबसे पहली जो समिति का गठन किया गया था वह था धर आयोग। कौन था? धर आयोग। और धर आयोग का गठन मेरे साथियों आपका 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। और धर जो आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था श्याम कृष्ण धर, श्याम कृष्ण धर। और यह क्या थे? तो मेरे साथियों यह प्रयागराज, कहाँ के? इलाहाबाद के लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं प्रयागराज के हाई कोर्ट के वकील थे। प्रयागराज हाई कोर्ट के क्या थे? जज थे, वकील नहीं थे, सॉरी। ठीक है। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, वह ध्यान मत दीजिएगा। मेरे साथियों यह रिपोर्ट अपना, रिपोर्ट या सुझाव कह सकते हैं, रिपोर्ट या सुझाव 1948 में ही दे दिया। कब दिया? 1948, दिसंबर 1948 में दिया। और इसने कहा कि, क्या कहा? सुझाव क्या दिया? तो मेरे साथियों सुझाव दिया कि देखिए, भाषा को आधार मत बनाइए राज्य का, आप क्या करिए कि प्रशासन को आधार बनाकर, किसको? प्रशासन को आधार बनाकर राज्य का निर्माण करिए। यानी भाषा को आधार नहीं बनाने के लिए कहता है। और क्या कहता है यह समिति? कहता है कि प्रशासन को आधार बनाइए और राज्य का निर्माण करिए। ठीक है। दूसरी मेरे साथियों समिति जो थी वह थी JVP समिति। क्या नाम था? JVP समिति। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। लिखना चाहते हैं तो तीनों का नाम लिख सकते हैं, तीनों व्यक्तियों का। मेरे साथियों जो यह समिति थी इसका गठन 1948 में किया गया। और यह अपना रिपोर्ट 1949 में दी। ठीक है ना। इसमें कितने सदस्य थे? 3। ठीक है ना। लिख लीजिएगा नाम। ज से जवाहरलाल नेहरू, वी से आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। मेरे साथियों यह भी क्या सुझाव दिए? यह सुझाव दिए कि देखिए, भाषा को आधार मत बनाइए। ठीक है ना। अब भाषा को आधार नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि भारत के लोग यदि भाषा को आधार बनाकर राज्य की मांग करते हैं तो उनकी भी बात सुननी चाहिए। यह कहा गया आपकी JPP समिति में। इसीलिए मेरे साथियों इसी समय क्या हो रहा था कि दक्षिणी भारत में तेलुगु भाषा के आधार पर, किस भाषा के? तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग किया जा रहा था। और उसी समय, आइए लिख लेते हैं। ठीक है ना। दक्षिणी भारत में किस भाषा पे? तेलुगु भाषा के आधार पर मांग किया जा रहा था। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग किया जा रहा था। ठीक है। मांग किया जा रहा था। मेरे साथियों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री राम मल्लू। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन पे बैठ गए। कहाँ पे? अनशन पे, अनशन। ठीक है ना। आमरण अनशन पे बैठ गए। मेरे साथियों जो राममल्लू थे इनका 56 दिनों के बाद, आमरण जो अनशन पे बैठे थे 56 दिनों के बाद क्या हो गए? इनकी मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मेरे साथियों जैसे ही मृत्यु हुआ अब पूरे भारत में खलबली मच गया कि भाई किसी की मृत्यु हो गया है, क्यों हो गया? तो भाषा के आधार पर राज्य की मांग किया जा रहा था। तो अब सरकार पे दबाव बनने लगा। जब सरकार पे दबाव बनने लगा मेरे साथियों, तो इस समय आपके PM थे कौन? पंडित नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया मेरे साथियों? इन्होंने 1 अक्टूबर, यह डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु, किस पे? तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है ना, पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। किसका गठन किया? आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो मेरे साथियों यह कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन का नाम क्या किया है, या उसका नाम क्या है? भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन
कब किया गया और उसका नाम क्या है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन 1953 में किया गया। और भाषा कौन था? तो मेरे साथियों भाषा था आपका तेलुगु और राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। और मेरे साथियों जो आंध्र प्रदेश था इसे एक अधिनियम के तहत लाया गया था, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो मेरे साथियों प्रश्न यहाँ से पूछता है आपका कैसे कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक लाइन से यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्या क्या प्रश्न बनेगा देख लेते हैं। देखिए, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था वह भाषा कौन था? तो क्या बताएंगे? तेलुगु भाषा। और आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन किसने किया था, किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। या सीधे यह पूछ देगा किस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो क्या बताएंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो मेरे साथियों जो ये वाला पॉइंट है ना, इतना इसको याद कर लीजिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। मेरे साथियों जब भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हो गया तो कई सारे अब पूरे भारत में अब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। तो एक और समिति का निर्माण किया गया था, बस वह जान लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे इसमें। यह था फजल अली आयोग। मेरे साथियों फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और इसका जो अध्यक्ष थे वह थे फजल अली। उनका नाम था पूरा न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है ना, फजल अली। और इसमें 2 सदस्य थे। कितने सदस्य? 2 सदस्य थे, ठीक है ना। एक का नाम था आपका, लिख लीजिएगा, हृदयनाथ कुंजरू था, ये कुंजरू जी थे। और एक सदस्य थे आपके के एम पडिक्कर। मेरे साथियों जो यह समिति थी इसका गठन 1953 में हुआ था और यह अपना रिपोर्ट 1955 में दिया। कब दिया? 1955 में। और इन्होंने क्या सुझाव दिया बस वह जान लीजिएगा। यह भी भाषा को आधार नहीं बनाने की बात किए और क्या किए, कहें कि प्रशासन को और वित्तीय को आधार बनाएगा। मतलब यह भी क्या किए, भाषा को आधार बनाने की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। यह किसको कहें? प्रशासन को आधार को बनाकर आप राज्य का निर्माण करिए या वित्त को आधार बनाकर आप राज्य का निर्माण करिए। इसी के आधार पर मेरे साथियों एक दोबारा अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम को आप एकदम जहन में बैठाना है और वह अधिनियम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। मेरे साथियों इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बना है। इसी अधिनियम के तहत मेरे साथियों 7वां संविधान 1956 के तहत जो आपके राज्यों का निर्माण क ख ग घ किया गया था, इसे समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो क्या बताएंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। या यह भी कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत लिखिएगा क ख घ राज्य को समाप्त कर
14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, का गठन किया गया, जबकि वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना प्रदेश है? आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो मेरे साथियों, कहाँ से प्रश्न बनेगा आपके पेपर में, यह ध्यान रखिए। पूछेगा बार बार, ये वाला प्रश्न पूछता है कि 14 राज्य और 6 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका गठन किस आधार पे हुआ था या किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो क्या बताएंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। कई बार पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है कि मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 6 आपके यूटी थे। याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में पूछे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यह ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों, एक संशोधन यहाँ पे जान लीजिएगा, कई बार वहाँ से भी प्रश्न बना है। 69वां संविधान संशोधन 1991-92 के तहत दिल्ली का नाम बदलकर मेरे साथियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। कई बार पूछा गया है, इसको भी लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। लिखिएगा 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991-92 के तहत दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। मेरे साथियों, अब कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। तो क्या बताएंगे? 69वां संविधान संशोधन 1991-92 के तहत दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। मेरे साथियों, यदि कभी यह प्रश्न पूछता है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया, तो इसका नाम 24 जनवरी 1950 को बदला गया। 1950 में, ठीक है ना, 50 को बदला गया। यानी जो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत था, और उत्तर प्रदेश कब हुआ? तो 24 जनवरी। इसलिए देखते होंगे प्रत्येक 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यूपी दिवस मनाया जाता है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, जब हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद आपका 3 पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उत्तरांचल बताए थे आपको, उत्तरांचल। तो मेरे साथियों, उत्तरांचल जो है, इसका नाम 2006-7 में, कब? 2006 में दिसंबर में लाया गया था, 2007 आ गया था। 2006-7 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है ना। और 2006 में मेरे साथियों जो पांडिचेरी था, उसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया, ठीक है। और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। और 2056 में आपका त्रावणकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल कर दिया गया। 1969 में 2056 में नहीं, सॉरी, 1956 में त्रावणकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल कर दिया गया। जबकि 1969 में मेरे साथियों मद्रास का नाम बदलकर आपका तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मेरे साथियों मैसूर का नाम बदलकर आपका कर्नाटक कर दिया गया। जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए हैं, लेकिन लिख लीजिएगा
त्रावणकोर कोचीन जो आपका पुराना नाम है और केरल नया नाम है, इसका नाम कब बदला है? तो 1956 में। ठीक है, 1969 में क्या हुआ था? तो आपका मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में क्या हुआ था? तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तो मेरे साथियों यह कुछ नामों से संबंधित आपका परिवर्तित वह था, आपका विषय वस्तु था। तो मेरे साथियों जो आज का विषय था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था, जो भी विषय जो भी अनुच्छेद में प्रावधान थे उन प्रावधानों को देखे हैं, तथा अनुच्छेद 1 से लेकर जो 4 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय थे उनको भी देख लिए हैं एक एक करके। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि समझाने में मेरे साथियों समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।